दोस्तों, आज हम दो ऐसे सरकारी दिग्गज शेयरों का डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं जो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। क्या ये दोनों शेयर आपके पोर्टफोलियो में दमदार रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं? आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी, बिजनेस मॉडल और वो सारे ज़रूरी डेटा पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड से। ईयर 1947 यानी कि आज़ादी के बाद से भारत के कोल माइनिंग का काम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में था। 1970 के डिकेड में भारत सरकार ने एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कोल माइनिंग का नेशनलाइजेशन किया। नेशनलाइजेशन के इस प्रोसेस के तहत 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन हुआ और आज यह भारत के 80% से ज़्यादा कोल प्रोडक्शन को संभालती है। कंपनी ईयर 2010 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई, जो कि उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ था। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्य बिजनेस भारत के विभिन्न कोल माइंस से कोल माइनिंग करना, उसे प्रोसेस करना और सेल करना है। यह एक गवर्नमेंट मोनोपोली कंपनी है। इस कंपनी के लगभग 70% कस्टमर थर्मल पावर प्लांट से आते हैं। आसान शब्दों में समझें तो भारत में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो कोयला इस्तेमाल होता है उसका एक बड़ा हिस्सा कोल इंडिया लिमिटेड ही सप्लाई करती है। इसके अलावा ये कंपनी स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर जैसे बिजनेस को भी कोयला सप्लाई करती है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास एक बड़ा कैश रिजर्व है और यह डिविडेंड देने के लिए भी मशहूर है, जो इस कंपनी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। कोल इंडिया लिमिटेड का लक्ष्य ईयर 2026 तक 1 बिलियन टन यानी कि 100 करोड़ टन कोल प्रोडक्शन करना है, लेकिन एनवायरमेंटल रेगुलेशन और रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ता हुआ चलन इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में चैलेंजिंग हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,32,551 करोड़ है और इसके एक शेयर का करंट प्राइस 377 रुपीज़ है, जबकि इसका 52 वीक लो 349 और 52 वीक हाई 426 है। इस कंपनी का स्टॉक पीई 7.45 है, जबकि इंडस्ट्री पीई 12 है, जो कि इसे अंडर वैल्यूड बनाता है। इस कंपनी का आरओसी 48% और आरओई 38.9% है, जो कि बेहतरीन है। इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि इसे अभी स्प्लिट किया जा सकता है। इस कंपनी पर 13,786 करोड़ का डेट है, जो कि यह कंपनी आसानी से मैनेज कर सकती है। इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग यानी कि गवर्नमेंट की होल्डिंग 63.1% है, जबकि डीआईआई होल्डिंग 22.8% और एफआईआई होल्डिंग 7.96% है। और इस कंपनी का पीईजी रेशो 0.28 का है, जो कि इसे अंडर वैल्यूड बनाता है। अगर इस कंपनी की सेल्स की बात करें तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 31,182 करोड़, जबकि लास्ट क्वार्टर में 35,842 करोड़ की सेल थी, जो कि अब थोड़ा घटकर 30,187 करोड़ की हो गई है। और इसके नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 6,275 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में 8,734 करोड़ था, जो कि अब गिरकर 4,263 करोड़ हो गया है। अब बात करते हैं दूसरी दिग्गज कंपनी आरईसी लिमिटेड की। इसका पूरा नाम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। यह कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक सेक्टर को फाइनेंशियली मजबूत करने का काम करती है। ईयर 1969 में भारत सरकार ने छोटे छोटे गांवों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के उद्देश्य से आरईसी लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन किया था। इसका मेन उद्देश्य सभी स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड और दूसरे पावर प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। लेकिन अब समय के साथ आरईसी ने अपने दायरे को सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों से हटाकर पूरे पावर सेक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां तक फैला दिया है। यह पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत काम करती है। यह भी एक सरकारी पीएसयू कंपनी है। आरईसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो पावर सेक्टर को लोन देती है। यह इसका कोर बिजनेस है। इसका रेवेन्यू मेनली इंटरेस्ट इनकम से आता है, जो यह अपने दिए गए लोन से कमाती है। आरईसी कई सरकारी स्कीम जैसे उदय, आरडीएसएस और सौभाग्य स्कीम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करती है। क्योंकि यह मेनली सरकारी पीएसयू कंपनियों को कर्ज देती है, इसलिए क्रेडिट रिस्क बाजार की दूसरी एनबीएफसी कंपनियों के कंपेयर में बहुत कम होता है। अब यह रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम की फाइनेंसिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो इसके फ्यूचर के लिए एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। एक एनबीएफसी कंपनी के तौर पर आरईसी का नेट एनपीए यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट काफ़ी कम है। एनबीएफसी कंपनी में एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। यह एक ऐसा लोन होता है जिसके लिए 90 दिनों से अधिक समय से कोई प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया गया हो। ऐसे लोन्स कंपनी के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देते हैं, तो उन्हें कंपनी एनपीए डिक्लेयर कर देती है।
कोल इंडिया लिमिटेड की तरह आरईसी भी अपनी हाई डिविडेंड यील्ड के लिए जाना जाता है, जो कि स्टेबल इनकम चाहने वाले इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। भारत में इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती डिमांड और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च के कारण आरईसी को फ्यूचर में स्टेबल ग्रोथ की उम्मीद है। तो आइए दोस्तों, अब नज़र डालते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर। इस कंपनी का मार्केट कैप 93,888 करोड़ है और इसके एक शेयर का करंट प्राइस 356 रुपीज़ है, जबकि इसका 52 वीक लो 349 और 52 वीक हाई 573 है। इस कंपनी का स्टॉक पीई 5.44 जबकि इंडस्ट्री पीई 22.6 है, जो कि यह दिखाता है कि यह बहुत ही अंडरवैल्यूड है। इस कंपनी का आरओसीई 9.96% और आरओई 21.5% है और इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि इसे स्प्लिट किया जा सकता है। इस कंपनी पर 5,16,180 करोड़ का डेट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ इसे कंपनी को कम करने की ज़रूरत है। इस कंपनी में प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट की होल्डिंग 52.6% है, जबकि डीआईआई होल्डिंग 15.9% और एफआईआई होल्डिंग 18.0% है। इस कंपनी का पीईजी रेशो 0.33 है, जो कि इसे अंडरवैल्यूड बनाता है। अगर इस कंपनी की सेल्स की बात करें तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में इनकी सेल्स 13,682 करोड़ थी और लास्ट क्वार्टर में 14,737 करोड़ थी, जो कि अब बढ़कर 15,153 करोड़ हो गई है। और वहीं इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 4,038 करोड़ था, लास्ट क्वार्टर में 4,466 करोड़ था, जो कि अब 4,415 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कोल इंडिया भारत की एनर्जी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, जबकि आरईसी लिमिटेड पूरे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंशियल करने का काम कर रही है। दोनों कंपनियां अपनी अपनी जगह पर मजबूत हैं और हाई डिविडेंड देती हैं। दोस्तों, याद रखें, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। आपको इन दोनों में से कौन सा शेयर ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।